केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों को लेकर हाल ही में एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद से 8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, असल में केंद्र सरकार ने हाल ही में यानी जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। इस ऐलान के बाद से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, साथ ही पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में क्या मिलने वाला है। साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कमल कृपाल और आप देख रहे हैं मोबाइल साथी। दोस्तों, हाल ही में NCJCM यानी नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DPT के सचिव से 8वें वेतनमान से जुड़े मुद्दे पर बैठक की है, जिसके बाद वेतन आयोग से जुड़ी चर्चा तेज हो गई है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें आयोग से जुड़े मुद्दों पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ने वाली है और 8वें वेतन आयोग से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। NCJCM और DPT सचिव से मुलाकात का नतीजा क्या रहा। कर्मचारी संगठन ने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कौन सी मांगें रखीं और JCM-NC ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 से अधिक की क्यों उठाई मांग। साथ ही जानेंगे फिटमेंट फैक्टर की गणित। साथियों, 8वें वेतन आयोग के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। आपके मन में वेतन आयोग से रिलेटेड सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें। साथ ही नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों को लेकर हाल ही में एक अहम बैठक हुई। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM स्टाफ साइड ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DPT के सचिव से मुलाकात कर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी अपनी मांगें रखीं। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि यह आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 होना चाहिए। यह 7वें वेतन आयोग के समान या इससे भी अधिक होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह पिछले वेतन आयोग में तय सीमा से कम नहीं होना चाहिए। पिछले महीने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी पर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया से बात करते हुए नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा ने दोहराया, मेरा अब भी मानना है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। आधार वेतन और पेंशन संशोधन निर्धारित करने में यह फैक्टर आवश्यक है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 8वां वेतन आयोग 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अपनाता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारी 157% की वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल पुराने स्टैंडर्ड अब प्रासंगिक नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 7वें वेतन आयोग ने 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन ILC और डॉक्टर अयक्रॉयड के न्यूनतम जीवन यापन वेतन के सिद्धांतों को अपनाया था, लेकिन अब ये मानक बदल चुके हैं। आज के डिजिटल युग और इंटरनेट, मोबाइल, बीमा, निवेश जैसे खर्चों को ध्यान में रखते हुए नए मानकों की आवश्यकता है। सन 2016 में
सातवें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। साथियों, फिटमेंट फैक्टर यह नाम आप लोगों ने वेतन आयोगों की चर्चा में जरूर सुना होगा। आइए समझते हैं फिटमेंट फैक्टर को, गणित को। दरअसल फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीपल है जिससे यह तय होता है कि वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी को संशोधित मूल वेतन से विभाजित करके निकाला जाता है। यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समान होता है। इसका उपयोग वेतन आयोग वेतन ढांचे पे स्ट्रक्चर को नया रूप देने के लिए करता है। जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो पुरानी बेसिक सैलरी को इस फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर किसी कर्मचारी की 6वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी 10,000 रुपये थी तो 7वें वेतन आयोग में इसे ऐसे बढ़ाया गया। 10,000 गुने 2.57 बराबर 25,700 रुपये नई बेसिक सैलरी होगी। एक संभावना के आधार पर अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3.00 तक हो जाए तो यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान 7वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 8वें वेतन आयोग के बाद 18,000 गुने 2.86 बराबर 51,480 रुपये हो जाएगी। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM यह एक ऐसा संगठन है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ से सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सरकार से बातचीत करता है। इस बैठक में महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, आइए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की सरकार से प्रमुख मांगे क्या हैं। कर्मचारियों को रिवाइज पे स्केल मिले। सभी सरकारी कर्मचारियों, रक्षा और अर्धसैनिक बलों, ग्रामीण डाक सेवकों आदि के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार नया वेतनमान लागू हो। सैलरी और भत्तों का नया ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार न्यूनतम मिनिमम सैलरी मिले। परिवार की जरूरतों को देखते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए और इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से तय किया जाए। निचले स्तर के वेतन ग्रेड को मिलाया जाए। वेतन असमानता को कम करने के लिए लेवल 1 और 2, लेवल 3 और 4 तथा लेवल 5 और 6 को जोड़ा जाए। प्रमोशन के मौके बढ़ाए जाएं। मैथ में सुधार कर कम से कम 5 प्रमोशन कर्मचारियों को दी जाएं। बताते चले कि बेसिक स्कूलों में वर्ष 2015 के बाद से प्रमोशन नहीं हुआ। साथ ही अंतरजनपदीय ट्रांसफर होने पर उनकी सीनियरिटी लॉस हो जाती है, इसलिए उनके प्रमोशन के चांस और कम हो जाएंगे। महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR को बेसिक सैलरी से जोड़ा जाए ताकि कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिल सके। 7वें वेतन आयोग की समस्याएं हल की जाएं। पिछली बार की विसंगतियों को दूर किया जाए। पेंशन और रिटायरमेंट फायदों में सुधार किया जाए। पेंशन में हर 5 साल में बढ़ोतरी हो और पुराने और नए पेंशनर्स को एक समान फायदा मिले। पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल की जाए। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदे मिले। हेल्थ सर्विस बेहतर की जाए। CGHS यानी केंद्रीय स्वास्थ्य योजना को सुधारकर कैशलेस इलाज की सुविधा को बढ़ाया जाए। बच्चों की शिक्षा भत्ता CEA बढ़ाया जाए। इसे पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर तक लागू किया जाए। कर्मचारियों के लिए ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था हो। पहले जो ब्याज मुक्त अग्रिम इंटरेस्ट फ्री एडवांस दिए जाते थे उन्हें फिर से शुरू किया जाए। रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले रेलवे स्टाफ को विशेष जोखिम और कठिनाई भत्ता मिले।
रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए स्पेशल भत्ता मिले। जो कर्मचारी हथियार, गोला बारूद, खतरनाक रसायन आदि के संपर्क में रहते हैं, उन्हें जोखिम भत्ता और बीमा कवरेज दिया जाए। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड का अब क्या होगा अगला कदम, यह आइए जानते हैं। दोस्तों, एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने इन सभी मांगों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों टोर में शामिल करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही एक स्थायी समिति की बैठक होगी जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है तो 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सरकार इस पर क्या फैसला लेगी, इसका इंतजार पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को है। तो यह थे 8वें वेतन आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण समाचारों से अपडेटेड रहें। धन्यवाद।